मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास का आज आपका एसएसटी की फर्स्ट क्लास जो है शुरू हो रही है। तो आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपके जो कोर्स में से लेसन्स आने हैं आपके पेपर में वो कौन कौन से हैं। तो हमारे अतीत भाग 3 में से आपका जो चैप्टर आएंगे वो हैं पार्ट नंबर 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10। ठीक है। इसी तरह से संसाधन और विकास भूगोल में की जो किताब है उसमें से सिर्फ पार्ट 1, 2, 4 और 5 4 चैप्टर आएंगे टोटल। नेक्स्ट, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में से आपका पार्ट 1, 2, 3, 5, 7, 8 और 9 यही चैप्टर आने हैं, जिसमें से आज हम पार्ट नंबर 8 हाशियाकरण से निपटने के बारे में जो है पाठ वो शुरू कर रहे हैं। तो अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। आपको पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था ये पढ़ा था कि हाशियाकरण होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि हाशियाकरण क्या है। जब किसी व्यक्ति को उसके मुख्य बिंदु से हटाकर अलग कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, हाशियाकरण कहते हैं। तो अब उससे निपटा कैसे जाता है उसके बारे में ये अध्याय है। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने 2 अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के अनेक अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। आप सभी ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से जिन समूहों को हाशियाकरण पर धकेल दिया जाता है वो कैसे अपने लिए लड़ते हैं, अपने आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। उन्होंने अपनी धार्मिक जो है और स्थिति को सही करने के लिए जो है बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी, शिक्षा के लिए, आर्थिक बेहतरी के लिए जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये सब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो अब चलिए हम जो है इस अध्याय में, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे कि दलितों ने, महिलाओं ने, मुस्लिम ने जो हाशियाकरण पे धकेल दिए गए थे उन्होंने किस तरीके से जो है अपने लिए काम करना शुरू किया, अपनी हक की लड़ाई लड़नी शुरू की। तो इस चैप्टर में अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का उपयोग। मौलिक अधिकारों को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपनी जो है स्थिति को अच्छा करने के लिए। जैसा कि आप इस पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो सभी भारतीयों के लिए एक समान है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरह इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्हें इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। जो हाशियाई तबके हैं वो अपने बातों को मनवाने के लिए इन मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने 2 तरीके से इसका इस्तेमाल किया। एक तो अपनी जो है बातों को मनवाने के लिए, जो है मजबूर करने के लिए, और दूसरा नए कानून बनाने के लिए। इन्हीं के आधार पर उनकी बातों को देखते हुए जो मौलिक अधिकारों में कई जगह चेंज करने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है
उनका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता मतलब किसी भी व्यक्ति को मना किया जाए कि आप मंदिर में नहीं जा सकते या किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। जैसा कि आज से पहले, बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था कि दलित परिवारों को रोक दिया जाता था कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो कुएं से पानी नहीं भर सकते, उनको काफ़ी किलोमीटर दूर जाके पानी भर के लाना पड़ता था। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो कानून में, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उसको दंड दिया जा सकता है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर हम अनुच्छेद 15 को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी नागरिक के साथ उसकी रंग, जाति या किसी भी और आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ सरकार की तरफ से कोई जो है कोतवाली बरती जा रही है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा, तो वो अपने मौलिक अधिकारों का सहारा लेकर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। उन्हें बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है और उन्हें धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के आधार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वह नष्ट हो। यहाँ पर आप देखें तो मुसलमानों और पारसियों को, ये दो समुदाय ऐसे हैं जिनको जो है विशेष अधिकार प्राप्त है, जो कि सरकार ने उनको अधिकार के तौर पर दिए हुए हैं। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हशियाई तबकों के लिए जो कानून बने हुए हैं उनके ऊपर जो है बातचीत करेंगे। आप इस चैप्टर को यहाँ तक ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझिएगा, तथा जो भी आपके मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर्स बताए हैं जिनमें से आपका पेपर आना है, उसकी जो है तैयारी के लिए आप रोज़ एक चैप्टर जो है याद करना शुरू करिए। धन्यवाद।